Well, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by अभिषेक जैन। तो ये हमारा ITF चैप्टर जो है ना, इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस, उसका ये तीसरा लेक्चर होगा। लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस देख चुके थे। तो आज हमको नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि हमको कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको दिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ एक कुछ फर्स्ट। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझना कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपको एज फॉर द जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बोलता हूँ, पहला सेट है कि भाई ऐसा कुछ कि आपको मैंने अभी समझा चुका हूँ कि साइन इन्वर्स एक्स के अंदर यदि माइनस आ जाए यहाँ पे, तो ये माइनस को हम क्या कर देते थे, बाहर की तरह निकाल देते थे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते थे। सेकंड मैंने आपको बोला था कि यदि ये बात टेन इनवर्स एक्स के अंदर भी ऐसा कुछ हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स या फिर कॉट इनवर्स एक्स, इन तीनों ही फंक्शंस की हम नेगेटिव वैल्यू कहाँ देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सी इनवर्स मतलब कॉसेक इनवर्स की बात चल रही है। तो ठीक है, तो ये हम कहाँ देखते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया तीन फंक्शन। फोर्थ फंक्शन में लेता हूँ लेट्स से कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो आपको पता है ये वैल्यू हमारी, यदि मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स लिख दूँगा, तो ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी। बट आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू को कैसे डील करोगे, तो नेगेटिव वैल्यू को डील कैसे करोगे आप, तो डील करने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इसको हमको पाई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला क्या बन के आएगा मेरा, अब ये हो गया। तो कॉट इनवर्स के लिए भी सेम होगा लॉजिक, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। सिक्स्थ, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इनके यहाँ पे माइनस बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट के लिए साइन एंड कोसेक के लिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। तो मैं बोला था पॉजिटिव तो सारे ही इन्वेस्टिगेटिव की पॉजिटिव वैल्यू हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लेंगे, बट नेगेटिव वैल्यू साइन, टेन एंड कोसेक के लिए हम कहाँ ढूंढते हैं, यहाँ पे। ठीक है, बट टेन के लिए लॉजिक अलग होता है, क्यों, क्योंकि टेन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव दिखने के दो ऑप्शंस हैं, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट बाय कन्वेंशन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू देखते हैं नेगेटिव वाली। तो आप देखो यदि माइनस करोगे तो ये वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, तो इसलिए इसमें माइनस बाहर निकल जाता है। बट जब मैं इसकी बात करूँ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ की, तो यहाँ पे लॉजिक अलग होता है। यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि देखिए कॉस की बात करूँ और सेक की बात करूँ, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो कॉस की यदि मैं बात करूँ आपको, तो पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगी, बट नेगेटिव वैल्यू लिखने के लिए सेकंड एंड थर्ड दो ऑप्शंस थे, बट बाय कन्वेंशन हम कहाँ दिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यदि मैं इस कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स से इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखता, तो ये क्या हो जाता, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच जाती, बट फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई से ऐड कर देते हैं। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप समझ सकते हो ये वैल्यू जो यहाँ पे आ रही होगी वो उसमें पाई जोड़ दोगे तो ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, लॉजिक समझ गया हो गया पहली बात को। सेम फॉर द कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेम फॉर द सेक इनवर्स माइनस एक्स। बस कॉट इनवर्स एक्स के लिए लॉजिक ए वाला होता है कि भाई देखने के चांसेस कौन से हैं, जिसमें आप टेन और टेन को देखते हो, पर टेन का अपने बाय कन्वेंशन आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हो और कॉट का सेकंड क्वाड्रेंट में। बस मैंने बोला था यही आपको एक लॉजिकल याद रखना है। ये इसके पीछे एक्चुअली क्या है, कन्वेंशन जैसा बनाया गया है कि तीन यहाँ पे देखो तो तीन वहाँ पे देखो, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज द वन सेट ऑफ फॉर्मूला। अब एक चीज़ और आएगी दिमाग में कि बस यहाँ पे जो आप x लेने वाले हो ना, वो उसको उसकी डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑल दी एबव 1 to 6 फॉर्मूला आर वैलिड व्हेन x बिलोंग्स टू देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन, या फिर देयर करस्पॉन्डिंग मतलब यदि मैं बोलूँ इस फंक्शन को लगाने, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए कहाँ से कहाँ वैल्यू करना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स भी हमारा फंक्शन जो है वो -1 से बना होता है, तो इन दोनों फंक्शन को लगाने के लिए, दोनों फॉर्मूला लगाने के लिए x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फंक्शन की डोमेन, मैं आपको एक बार जस्ट क्विक रिवीजन दिखा देता हूँ।
देखो इन दोनों ही फंक्शन की डोमेन क्या होती है -1 से 1, और इन दोनों फंक्शन की tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x की R/R, और इन दोनों फंक्शन की दिस। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात को हम एक ऐसे तरीके भी लिख सकते हो, कभी कभार ऐसा लिखा रहता है कि mod x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है mod x लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज सेम चीज़। कैसे, एक बार x को पॉजिटिव की तरह लोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 1, एक बार x को नेगेटिव की तरह लोगे तो -x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो -x को यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करना है तो x को वहाँ ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो एक बोलता है सर -1 से आगे, एक बोलता है 1 से पीछे, तो आंसर क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। देयरफॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो मैं बोलूँगा कि इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला नंबर 3 को, फॉर्मूला नंबर 4 को लगाने के लिए x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 to 1। नेक्स्ट बोलता हूँ दिस cosec इनवर्स एंड sec इनवर्स, इन दोनों को लगाने के लिए मैं बोल सकता हूँ mod x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। यू कैन सॉल्व इट आउट, आप कर सकते हो। एक बार x को पॉजिटिव की तरह तो ये खुल जाएगा कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक को नेगेटिव की तरह तो -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर क्या होगा, इस माइनस को इधर ले जाओगे तो x लेस देन इक्वल्स टू -1। अब ये बोलता है सर x 1 से बड़ा लेना चाहिए, ये बोलता है x लेस देन इक्वल्स टू 1 लेना चाहिए। दोनों की बात को यूनिकली, मतलब मैं बोलूँगा कि दोनों की बात को मानने के लिए यूनियन ले लेंगे हम। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन ही 1 to ∞। ठीक है, तो ये बात लिख गई। नेक्स्ट बचता है क्या, मैं बोल सकता हूँ इस वाले फॉर्मूला को, कौन कौन सा फॉर्मूला, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ किसको, cot इनवर्स एंड दिस tan इनवर्स। ये दो फॉर्मूला के लिए x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है x। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये मैंने जैसे जल्दी में लिख दी है, अब इसके आगे लिख लेना है। जैसे मैं बोलूँ कैसे कि साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसको क्या लिखोगे, -sin इनवर्स x, और यहाँ पे लिखोगे क्या, x बिलोंग्स टू -1 to 1। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके आगे लिख लेना x बिलोंगिंग टू इस टाइप से। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नेक्स्ट सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला, दैट इज मैं बोल सकता हूँ कि आप साइन इनवर्स x करते हो, उसके साथ कॉस इनवर्स x को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा π/2 होगा। ठीक है, और जो mod x है वो लेस देन इक्वल्स टू 1, और इसी बात को बोल सकते हैं हम क्या, x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स x की डोमेन भी यही होती है, कॉस इनवर्स x की डोमेन भी यही होती है। दैट्स वाई इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमारा विद इन इट्स डोमेन डिफाइन है। ठीक है, सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ cot इनवर्स ऑफ x वो भी आपका π/2 के इक्वल होता है। इसके लिए पे x बिलोंगिंग टू R। थर्ड फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है मेरी π/2 के इक्वल। और लॉजिक क्या होगा, mod x यहाँ पे 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसी बात को हम यदि खोलेंगे तो क्या बोलेंगे, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से ∞। और इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे क्या, रियल नंबर -1 से 1 का बीच का पोर्शन हटा दो, -1 से 1। ठीक है, तो ये तीनों ही बात एक ही चीज़ है, इसको लिखो चाहिए लिखो चाहिए लिखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करने के लिए, तो मैं एक का एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको, समझ में आपको बाकी आ जाएंगे। तो लेट्स से एक्सप्लेनेशन देखिए फर्स्ट का ऐसे समझिए कि मैं बोलता हूँ लेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, जो मेरे को π/2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो लॉजिक को आप ऐसे समझेंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ x इक्वल्स टू लेट्स से √3/2, तो x इक्वल टू √3/2 पे साइन इनवर्स √3/2। पहली बात तो ये क्या है, इसकी डोमेन में आ रहा है, एस डोमेन में आ रहा है बस, साइन इनवर्स √3/2, तो ये कितना दे देगा आपको, दिस विल गिव यू π/3। ठीक, 60 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट, तो आपको पता है कि यदि ये वैल्यू मेरी π/3 पे मिलता है, तो फिर मैं इसको कॉस इनवर्स पे चेक करना चाहूँ तो कॉस इनवर्स √3/2 ये, तो ये कहाँ मिलती है आपको, π/6 पे। दोनों का सम क्या हो गया, π/2। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कोई वैल्यू थीटा ले रहा है, तो फिर ये वैल्यू क्या ले रहा होगा, π/2 माइनस थीटा। तो दोनों का सम क्या दे देगा, बस, क्योंकि आप समझ सकते हो ये आपका 60 था तो ये क्या था, 30 था, तो 60 30 का सम कितना होगा, 90। होप यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ठीक है ना,
तो बस यही चीज़ आपके लिए, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, सेम सोच के साथ ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से साइन इनवर्स 1/2, तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं इसकी वैल्यू बात करूँ तो ये क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये क्या है, एंगल ही तो है। मैंने बताया था ए क्या दे रहा है आपको, एक एंगल, और अंदर क्या बैठा होता है, वैल्यू, तो एक एंगल है थीटा। अब वो थीटा कितना होगा आपको पता है, आपको साइन इनवर्स वैल्यू जो 1/2 है उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू पता, मतलब एंगल पता है कितना है, π/6, 30 डिग्री। अब इसको मैं यदि मैं कॉस में लिखना चाहूँ, कॉसिक में, तो कॉसिक इनवर्स ये कितना देगा, 2 की वैल्यू होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है इस फैक्ट के साथ कि मैं यदि बोलूँ साइन इनवर्स अल्फ़ा किसी बीटा के इक्वल है, ठीक है, तो वही साइन इनवर्स अल्फ़ा है, ये तो अल्फ़ा क्या था, एक वैल्यू थी, और ये जो बीटा है ना, या फिर साइन इनवर्स अल्फ़ा, ये जो पूरा, ये क्या एक एंगल है। तो ये जो आपको निकाल के क्या देगा, ये आपको क्या देगा, एक मैं बोलूँगा कि कॉसिक में क्या देगा, कॉसिक इनवर्स में ये जो अंदर वैल्यू है उसका 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यदि ये चीज़ आपको समझ में आती है तो एक थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला और बन के आएगा, दैट इज़ फर्स्ट वन मैं बोल सकता हूँ इसमें इस साइन इनवर्स एक्स एक इसके इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, ठीक है, और ये निकल गया। दूसरा इसी का एक ऐसा भी हो सकता था, एक सेट ये बनाऊंगा मैं, एक दूसरा सेट बनाता हूँ यहाँ पे, कि मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, लेट्स से कि कॉसेक इनवर्स एक्स, मतलब ऐसे उल्टा सोचो आप कि कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 के इक्वल, तो यही वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 की होती है। तो मतलब इसको मैं x बोल रहा हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, 1/x, तो मतलब ये कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, होगा कि नहीं। चलिए अब दो फंक्शन मैं बोलता हूँ, एक ये बाई इक्वल्स टू ए फंक्शन है, एक बाई इक्वल्स टू ए फंक्शन है, दोनों फंक्शन को इक्वल होना है। तो इक्वल होना है तो उनकी कॉमन डोमेन होने चाहिए इक्वल पहले तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे तो पता है एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1। ठीक है, अच्छा, बट अब आप सोचो कि यदि -1 से 1 की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें तो जीरो भी आ जाएगा, और जीरो पे तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, समझे ना बात को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इसकी मतलब इस साइन इनवर्स एक्स के करस्पॉन्डिंग में देखता हूँ तो ये -1 to 1 तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट क्या ये कॉसेक इनवर्स एक्स ले पाएगा ये 1/x, तो बोलेगा कॉसेक इनवर्स 1/x में क्या होगा, -1 से 1 तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसमें से जीरो हटाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x, ये वैलिड कब होगा, जब x बिलोंगिंग टू -1 to 1, जिसमें से जीरो हम हटा सकते हैं। ठीक है, और वी कैन से, इस बात को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वी कैन से दैट फॉर अबव रिलेशन, जो आपको रिलेशन में दिया है, टू बी डिफाइंड देन it should satisfy both domain of sin inverse x and cos inverse x, cosec inverse 1/x। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसी का ये दूसरा तरीका, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ cosec इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। तब देखो पहले तो यहाँ पे देखो इसका आर्गूमेंट है 1/x, तो मैं इस वाले को भूल जाता हूँ 2 बिट के लिए, मैं इसकी डोमेन लिख देता हूँ। इसकी डोमेन क्या होती है, mod x greater than equals to 1, या फिर मैं इसको जो इस तरीके से बोल सकता हूँ -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही होती है। ये तो आपको याद होगी अच्छी तरह से। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि यदि इसको डिफाइन होना है, तो इसको डिफाइन होना है तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, क्या ये जो वैल्यू मैंने ली है क्या ये 1/x पर्टेन कर सकता है, क्या आंसर क्या होगा, एस, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला एक सेट ऐसा वाला आएगा जहाँ पे मैंने साइन के अंदर x रखा है तो इसके सामने वाला 1/x हो गया। दूसरा सेट कैसे फॉर्मूला आएगा, कॉसेक इनवर्स x, तो साइन की, तो इसमें आपको दोनों को डोमेन को देखना पड़ेगा कि जो आप ले रहे हो x के करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, आपने मान लो यहाँ पे मैंने
ये कॉसेक इनवर्स एक्स था तो इसके करस्पॉन्डिंग ले लिया, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था तो इसके करस्पॉन्डिंग ले लिया। बट मैंने देखा कि जो मैंने लिया है क्या वो दूसरा वाला सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, और यदि दूसरा वाला किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो यदि ये चीज़ समझ में आती है तो इसी का मैं दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एक यदि मैं बोलूँ ये हो गया सेक इनवर्स लिखता हूँ, सेक इनवर्स एक्स को लिखता हूँ मैं क्या, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो आपको पता है यदि इसके मैं पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है क्या, यस सेटिस्फाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं इसका सेकंड वाला फॉर्मूला लिखूँ तो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा कि कॉस इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैं x यदि इस कॉस इनवर्स x के करस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन -1 से 1। बट आपको पता है कि यदि मैं जीरो ले लेता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो जीरो को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे एक दिक्कत भी नहीं हो रही होगी क्योंकि साइन इनवर्स में यदि पॉजिटिव वैल्यू देखूंगा तो वो कॉसेक इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू। और यदि मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो साइन इनवर्स की भी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखता हूँ और कॉसेक इनवर्स की भी कहाँ देखूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी देखो कॉसेक इनवर्स की यदि वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन इनवर्स की भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। और समझ गए आप मेरी बात को। ठीक है, तो कॉस इनवर्स की यदि पॉजिटिव वैल्यू में रहती तो यहाँ पे कहाँ दिखते हैं, एंड सेकंड इनवर्स दोनों की ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखते हैं, बट दोनों की नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में दिखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ट्विस्ट आने वाला है थर्ड वाले में, क्योंकि टेन इनवर्स की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हम देखते हैं कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉट इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू देखते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकल के आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड में बोल सकता हूँ दैट इज़ फर्स्ट वन इज इस साइड टेन इनवर्स एक्स, जब मैं इसको एक्स ले रहा हूँ तो ये कितना होगा, कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, अच्छा अभी वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं इसके करस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो ये तो बोलता है सर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, बट कॉट इनवर्स 1/x नहीं बोलेगा ये बात। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि इफ़ मैं बोलूँ एक्स पॉजिटिव है मतलब आर प्लस है, तो आर प्लस है तो फिर दोनों ही मेरे बोध मतलब टेन इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स 1/x, तो दोनों ही आपके कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। बट इफ़ मैं बोलूँगा एक्स नेगेटिव है, आर माइनस है, तब टेन इनवर्स जो है ना वो चला जाएगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू के लिए, और कॉट इनवर्स 1/x ये चला जाएगा हमारा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब सोच सकते हो कि क्या ये रिलेशन फिर इक्वल होगा, ये रिलेशन इक्वल नहीं होगा। मतलब यदि x की वैल्यू r प्लस है तब तो वो बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आप ऐसे। बट इसने बोला कि यदि x की वैल्यू r माइनस है तब ये बोलता है नहीं मैं तो जाऊँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट ये बोलता है नहीं मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ऐसे करूँगा कि हमको पता है कि सच हम पढ़ चुके हैं कि सभी 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, बट नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कुछ की सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ की फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट एक टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के बाद भी टेन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखते हैं और कॉट इनवर्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यदि कोई इसको एग्जाम्पल समझाऊँ, लेट मैंने बोला x इक्वल्स टू -1, तो ये कितना देगा, टेन इनवर्स ऑफ -1। तो इसको तो लिखने का तरीका क्या है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1, तो आंसर कितना हो गया, -π/4। अब मैं यदि इसको बोलता हूँ यदि x इक्वल्स टू -1 पे कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1/-1, दैट मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ -1। तो कॉट इनवर्स -1, तो इसको लिखने का तरीका क्या है पता है, इसको आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। यदि आप इसको माइनस कॉट इनवर्स लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है क्योंकि बाय कन्वेंशन। तो हम क्या करेंगे, पाई में से कॉट इनवर्स 1 को माइनस कर देंगे, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पाई माइनस ये भी π/4 होगा, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका 3π/4। अब बताओ 3π/4 क्या -π/4 के इक्वल होगा, -π/4 ये दे रहा है -π/4 और ये दे रहा है 3π/4, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होंगे तो इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस वाले में -π जोड़ दो। देखो -π जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे नहीं। तो बस इस वाले की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या निकल के आएगा, इतना समझाने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखो मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा इफ़ x बिलोंग्स टू r प्लस, और टेन इनवर्स
एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x होगा इफ़ x बिलोंगिंग टू आर माइनस। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन निकल के आएंगी यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है तो आप देख सकते हो कि मतलब दोनों फंक्शन के लिए मैं बोलूँ नेगेटिव के लिए इनकी जो रेंज है ना वो दोनों की इक्वल नहीं आएगी नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लफड़ा हो रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप इसका सेकंड वाला भी बना सकते हो। सेकंड वाला क्या, जब मैं बोलूँ लेट्स से इसका सेकंड वाला क्या बन के आएगा, मतलब ऐसे कुछ कि जब मैंने बोला कॉट इनवर्स एक्स को मुझे लिखना है टेन इनवर्स 1/x, तो वो कब लिखोगे आप, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। इफ़ एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस मतलब समझते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा हो तो सब वैल्यू आ जाएगा। आर प्लस मतलब जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही बात है। और इसको मैं बोलूँगा क्या, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, और इसी बात को बोल सकता हूँ मैं क्या, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और इसी को बोल सकता हूँ मैं एस लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपको समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में मैं बोल सकता हूँ बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं बोल सकता हूँ मैंने तीनों को आपको अच्छी तरह समझा दिया है। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेट, मतलब प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, सेट ऑफ फॉर्मूला जो थर्ड वाला था उसके अंदर दो टाइप आए हैं। तो देखो एक तो ये हो गया टाइप वन, टाइप वन के अंदर कौन से, ए वाले, एक ए मतलब जब इसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स के अंदर एक्स है। और टाइप टू में क्या आए हैं, टाइप टू में इसी के अंदर मतलब इसका ही टाइप टू, थर्ड वाले का टाइप टू, उसमें क्या है कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स उनके अंदर एक्स बैठा हुआ है। तो इनको कैसे आप मैनिपुलेट करोगे। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हम थोड़े से कुछ लीनियंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस, मतलब इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, मुझे इसकी वैल्यू देखना है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ये टेन इनवर्स, ये अंदर आर्गूमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मैंने बताया कि सभी के सभी 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पॉजिटिव आर्गूमेंट हुआ तो वैल्यू विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट यदि वैल्यू आर्गूमेंट नेगेटिव हुआ तो तीन फंक्शंस के लिए हम नेगेटिव वैल्यू देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी तीन फंक्शंस के लिए हम नेगेटिव वैल्यू देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वो तीन कौन से हो गए यहाँ पे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और नेक्स्ट इज टेन इनवर्स। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ दिखते हैं, कॉस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए एंड कॉट इनवर्स के लिए। ठीक है, तो बस अब आओ ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बोल सकते हो इसको। तो ये क्या देगा, टेन इनवर्स में मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एंगल कितना होगा, पाई/4। नेक्स्ट इस वाली वेट को, इसको कैसे डील करोगे, पाई माइनस नेक्स्ट, और कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 कितने पे होता है बताइए अब मेरे को, 60 डिग्री, पाई/3। नेक्स्ट अब ये तो हम कहाँ लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरे को पाई से माइनस करना पड़ा। बट ये तो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, सीधा निकाल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो माइनस टाइम्स ऑफ वही वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये तो हो गया माइनस माइनस मिलके तो हो गया कितना, पाई/2। ठीक है, और बाकी कितने हो गए देख लो जल्दी से, तो ये माइनस पाई/2, ये पाई/2 मतलब माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6 मिलके हो गया माइनस पाई/2, इधर एक पाई है तो ये 3 मिलके ये कितना हो गया पाई/2 फिर से, और पाई/2 में पाई/4 जोड़ दूँ तो पाई/4 प्लस पाई/2, तो ये हो गया 4 पाई प्लस 2 पाई, दैट मीन्स 3 पाई/4। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, यदि ये लॉजिक समझ में आता है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इसकी नेगेटिव वैल्यू, आर्गूमेंट नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा डायरेक्ट पाई/4, ये तो पॉजिटिव वैल्यू बैठी हुई है, ये नेगेटिव वैल्यू बैठी है, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल दो और इसको लिखो साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पर निकालता है आप समझ सकते हो ये चीज़, तो 60 डिग्री मतलब पाई/3 पे। और ये कॉट इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, कॉट में 10 में बात करूँ तो 10 में आपको पता होगा कि 10 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 पे कितना होगा √3 हो जाएगा, तो दिस विल बी पाई/3
6। तो बस सॉल्व करो, एक हो गया पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, और ये कितना आया प्लस पाई बाई 4, और ये कितना आया माइनस पाई बाई 3। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है कि एक्स की वैल्यू ए है, बाई की वैल्यू ए है, देन एक्स इक्वल्स टू पाई टाइम्स बाई, या फिर बाई इक्वल्स टू पाई टाइम्स एक्स, या फिर 10x इक्वल्स टू -4/3 टाइम्स ऑफ बाई होगा, या फिर 10x इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ बाई होगा। तो सबसे पहले काम क्या बनता है अपना कि एक्स एंड बाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एंड बाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करो आप, कुछ नहीं है, इसी को सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई बाई 4 माइनस, अब एक कॉस इनवर्स के अंदर माइनस बैठा हुआ है, तो इसको डील कैसे करोगे, माइनस पाई माइनस, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की करस्पॉन्डिंग 1/2 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है 1/2, 60 डिग्री पे, दैट मीन्स पाई बाई 3। नेक्स्ट प्लस, और ये कितना हो गया, ये पाई बाई 6 पे आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आर्गूमेंट है और 1/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज विल 30 डिग्री, तो कुछ नहीं है, पाई बाई 4 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो ये मिलके कितना बन गया, पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 3 पाई बाई 6 मिलकर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये माइनस पाई है, तो ये फिर ये मिलके क्या बन गया, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, तो आंसर विल बी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना क्या क्या आ गया ये अपना, दिस विल बी, इन्होंने एक्स बोला था, इसको बाई को कैसे डील करोगे, ये बोला है कॉस, अंदर बैठा हुआ है कुछ 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1/8। ठीक है, तो इसको डील करने का तरीका क्या है, तो आपको एक चीज़ याद होगा कि जो कॉस इनवर्स 1/8 है, ये क्या है, एक एंगल है, तो एंगल को थीटा मान सकते हो, लेट। ठीक है, तो यदि एंगल को थीटा मान लिए तो फिर क्या करो, कन्वर्सेशन लगा दो, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो आप। ट्रायंगल कैसे यूज़ करोगे कि यदि मैं बोलूँ लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1/8 को मैंने थीटा माना है, तो फिर समझ सकते हो कि ये जो फंक्शन है, ये तो जो भी मतलब इन्वर्स फंक्शन होते हैं 1/1 होते हैं, 1/1 होते हैं, तो आपको पता होगा कि यदि आपका एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स बाई लिखा है, तो आप इसको एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो देयरफॉर इसको यदि उधर ले जाओगे तो कितना होगा, 1/8 इक्वल्स टू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट कोई टेंशन। तो ये कितना हो गया थीटा, ये 1, ये 8, हाइपोटेन्यूस 8 हो गई, तो ये कितना आएगा आपका, आई कैन से कि इसको कैसा, ये कितना आएगा आपका, सो ये विल बी मेरा √63। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या निकालना था, अच्छा मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, बाई इक्वल्स टू कॉस, यदि मैंने इसको थीटा माना है तो मतलब थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी, कॉस थीटा बाई 2 की, तो ये तो फिर यहाँ से इस ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है 1/8, तो फिर कॉस थीटा बाई 2 कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि यदि आर्गूमेंट ये हाफ है तो ये कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब वो वाला फॉर्मूला याद होगा ना यार, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे थीटा बाई 2 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो प्लस माइनस मतलब माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंडर रूट को सिर्फ मैंने वही ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट तो ये आपका ऐसे कुछ आ जाएगा, तो देयर विल बी √1 प्लस कॉस थीटा पुट कर दो 1/8 अपॉन 2, तो आंसर विल बी 3/4। 8 से 9 से 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 3/4। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 3/4, और एक्स आपको दिया था कितना आ गया था -π/4। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ऐसे सोचो आप कि अच्छा यहाँ पे देखो ये तो नहीं कर रहा है क्योंकि x इक्वल्स टू पाई टाइम्स बाई नहीं है, बाई इक्वल्स टू पाई टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10x कितना हो जाएगा 10 ऑफ -π/4, तो -π/4 वैल्यू विल बी -1, तो ये -1 हो गया, और ये है माइनस, इसने बोला है कि बाई को यहाँ पे दी मैं पुट करता हूँ, बाई कितना है 3/4, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 गया, तो ये भी -1 हो गया, -1 इक्वल्स टू -1, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्जन है, सिर्फ कन्वर्ट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा पेन देखते हैं, देखो ये क्या एंगल है, इसको मान लो गया थीटा।
तो ये कितना हो गया, तो देख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, मतलब एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसने बोला है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि मैंने इसको थीटा माना था, तो ये पूरा कितना हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप ट्रायंगल यूज कर सकते हो, ए थीटा। तो ये क्या हो, एक्स अपॉन वन मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो गया रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट ओवर वन एक्स स्क्वायर, तो फिर ये टेन थीटा कितना हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस विल बी ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3 देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि विद इन इट्स डोमेन साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पता है ना, ये वाला फैक्ट बताया था ना आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये कितना होता है π/2। तो यदि इसका आर्गूमेंट x है तो ये बाहर क्या निकलेगा π/2 माइनस एक्स। यदि इसका आर्गूमेंट y बना दिया तो ये बाहर क्या निकलेगा π/2 माइनस y/2, मतलब π/2 माइनस कॉस इनवर्स बाय। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये कितना हो गया π/2 और π/2 मिलकर कितना हो गया पाई, और इधर राइट हैंड साइड पे क्या बैठा हुआ है 2π/3, तो इसको इधर ले आओ और इन दोनों वैल्यू का सम उधर ले जाओ, तो कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाय। यही आपसे पूछा था उसने, तो ये कितना आ गया, ये सॉल्व किया तो ये π/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ i इक्वल्स टू 1 से लेके 2n तक गए, कॉस इनवर्स ऑफ आर्गूमेंट में बैठा हुआ है एक्स आई मतलब यहाँ पे समेशन वेरिएबल जो है ना i से i इक्वल्स टू 1 से 2n जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब इस टाइप से हो रहा है। i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये जाएगा कितना कॉस इनवर्स ऑफ x1, 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x2, और ये कहाँ तक जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है 2n तक, मतलब ये हो रहा है कॉस इनवर्स ऑफ x2n। इसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल दी हुई है, और बोला क्या है आपको कि आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1, मतलब x1 प्लस x2 प्लस से लेके x2n, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे सोचोगे, क्या मतलब क्या दिमाग लगाओगे इसमें, सोचो। आप खुद सोच के देखिए कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उससे ही उसी इक्वेशन की मदद से बोल रहा है कि इसका एक सम बताइए आप, तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमेशा एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी होती है कि यदि मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूँ, कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से पाई में। ग्राफ याद होगा, दिस इज़ द ग्राफ। ठीक है, नहीं याद है तो बोला था याद कर लो, ये आपको बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू इज़ 1, ये -1। ठीक है, ये π/2। तो आपको पता है यदि ये 0 भी ले रहा है वैल्यू ले रहा है, पाई भी ले रहा है, पाई ले रहा है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो हमेशा इज़, या फिर इस बात से मैं क्या बोलूँगा इसको देख के, इस बात से मैं बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब नॉन नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, 0 तो ले रहा है और पाई तक जा रहा है, तो 0 नेगेटिव नहीं लेगा, मतलब ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स एक्स यदि नेगेटिव नॉन नेगेटिव फंक्शन है और इन सभी टर्म्स का सम यदि 0 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब मैं यदि x1 की बात करूँ तो वो भी 0 से पाई में जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि एक सेटिस्फाई कब करेगा, यदि आपको टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी था ऐसे चीज़ें कि ये सब जब ही मतलब इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं जब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, इसकी भी 0, और ये जितने सारे टर्म्स हैं ना 2n टर्म्स, इन सब की वैल्यू एक साथ 0 हो जाए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हैंस ईच वैल्यू आई कैन, मतलब ए एंगल है सॉरी, तो वैल्यू में इन द सेंस कि ईच एंगल कॉस इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x2 और डॉट 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 कॉस इनवर्स x2n और यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव, एंड देयर इज सम इज 0 ओनली व्हेन, कब होगा, ओनली व्हेन ईच एंगल बिकम्स 0। ठीक है, मतलब सारे एंगल एक साथ 0 हो जाए।
तो सारे एंगल एक साथ जीरो हो जाएं तो आप समझ सकते हो कि देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब एक इक्वेशन दी हुई है और आपको डील करना है तो हमेशा उसकी बाउंड्री पे सोचो, मतलब उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू जीरो, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू पाई, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तो ए हो सकता था। यदि ये क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे होता है कितना, लेट्स से 2n पाई, 2n पाई होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ए बोल रहा होता है कि ये हर टर्म को पाई बना रहा होता, तब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई हो सकता था। ठीक है, और यहाँ पे जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि cos इनवर्स x1 इक्वल्स टू cos इनवर्स x2 इक्वल्स टू डॉट डॉट cos इनवर्स ऑफ x2n, सबका वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब x1 की वैल्यू कितना हो जाए, जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जब ये cos इनवर्स cos जीरो कितना होता है 1, नेक्स्ट x2 फिर से 1, मतलब सबकी वैल्यू कितनी हो जाए 1 1 1, तो सारे जितने भी टर्म्स हैं सबके 1 1 हो जाए, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ए वैल्यू 1, तो कितने हैं टोटल 2n टर्म्स हैं, तो आंसर विल बी 2n। ठीक है, तो ये फोर दिस इज द आंसर विल बी 2n। यदि ये n तक जा रहा होता तो आंसर क्या होता, n हो जाता। ये जितने तक भी जाएगा उतना उसका आंसर हो जाता, क्योंकि उतने टर्म्स उतनी बार 1 1 1 रिपीट करता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x लेस देन जीरो है और बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आप सोच सकते हैं कि tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ये आपको भी थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला में निकलवाया था आपको। ठीक है ना, तो ये होता है यदि x लेस देन जीरो है, और x यदि x ग्रेटर देन जीरो होता तो tan इनवर्स x की वैल्यू डायरेक्ट कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल हो जाती। ठीक है, तो ए वैल्यू यदि इसको मैं ए लिख देता हूँ तो ये कितना है, फिर यहाँ पर लिखा है प्लस tan इनवर्स 1/x, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि कॉट इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x, तो इसका सम कितना हो जाएगा, या तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली समझ सकते हो कितना, पाई/2, तो पाई माइनस पाई प्लस पाई/2, तो आंसर भी माइनस पाई/2। ठीक है, और इसको आप एक तरीका से और सोच सकते थे ऐसे कि इसी को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो इस वाली चीज़ को, मतलब ऐसे लेट्स से मेथड 2 इसका इफ़ x लेस देन जीरो है। ठीक है, तो x लेस देन जीरो है तो आपको पता है कि माइनस एक्स, यदि मैं बोलूँ x की वैल्यू -2 है लेट्स से, तो -2 का माइनस ले लूँगा तो आंसर वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -x क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, x लेस देन जीरो है तो मैंने बोला देन -x क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब ऑब्जर्व करना, मैं क्या करता हूँ एक माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाहर, तो कितना होगा tan इनवर्स, यदि इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसको अंदर भी ले जाना पड़ेगा, -x प्लस tan इनवर्स -1/x। तो ऑब्जर्व करो tan इनवर्स -1/x, तो ये तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू बैठी हुई है, क्योंकि ये -x कितना होगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ -x, तो tan इनवर्स ऑफ -x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा पाई/2, तो माइनस बाहर बैठा हुआ था, देयरफॉर आंसर विल बी -पाई/2। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला जा रहा है कि tan ऑफ, अभी अंदर जो बैठा हुआ है मतलब साइन बस प्लस दिस, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमेशा सोचो कि ये क्या एक एंगल है, ये क्या एक एंगल है, तो दो एंगल का सम उसका tan, यही बोल रहा है ना, एक एंगल है और एक दूसरा एंगल है उसका tan ले रहे हैं, तो हाउ कैन यू डील, मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया लेट्स से थीटा, एंड tan इनवर्स 2/3 को मान लिया लेट्स से कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी लेट्स से क्या मान सकते हैं अल्फ़ा मान लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा डील कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये कितना होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू, या फिर मैं बोलूँगा 2/3 इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। ठीक है, नाउ अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, आपको क्या चाहिए, अब आपको यदि इसने आपने इसको थीटा माना है, इसको आपने अल्फ़ा माना है, तो आपको चाहिए tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। तो tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इसको कैसे डील करोगे, यू नो
वेरी वेल। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में अपन जानते हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये क्या होगा, टेन ऑफ दिस, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका आर्गूमेंट क्या था, पॉजिटिव था, इसका आर्गूमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करो कैसे, इसको बोलूँगा मैं थीटा, मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 4। तो फिर ये वैल्यू कितनी आ गई 3/4। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो इस वाले को ऐसे डील करिए कि टेन अल्फा, मतलब ये 2 है, ये 3 है, ये अल्फा एंगल मान लिया। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा √13। आई कैन से दैट 9, हाँ 13 हो जाएगा, √13। और आपको चाहिए किसकी वैल्यू, अच्छा 10 की डायरेक्ट चाहिए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो डायरेक्ट पुट कर दो 2/3, कुछ दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर से, तो कितना होगा 9 प्लस 8 अपॉन 12। और नीचे से करेंगे तो कितना होगा 8, 12 माइनस 6 अपॉन 12। तो 12 से 12 कैंसिल आउट, ऊपर का सम 17 हो गया और नीचे 6 हो गया। तो 17/6 इज द आंसर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। मुझे दिया हुआ है क्या कि इफ़ साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/2 के इक्वल है, तो मुझे वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन ऐसे डील कर सकते हैं कि मैं इसको बोलूँ साइन इनवर्स x, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो कितना होगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/2। तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2। तो यदि मैं आपको बात करूँ, एक कॉट इनवर्स की बात करूँ, तो इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। तो रियल नंबर है, मतलब इसकी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 इफ़ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सच टेन की बात है। तो होगा साइन इनवर्स x। तो अब ये देखो, ये साइन इनवर्स x लिखा है, ये टेन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो दो फंक्शंस को इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे कर सकते हैं अपन, कि मैं इस वाले को भी साइन बना दूं पहली चीज़ तो। और आपको एक चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये चीज़ तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सच, कि इन्वर्स फंक्शंस जो होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस आर 1/2। तो 1/2 होंगे, तो मतलब यदि मैं इसको साइन बना दूँ, मतलब साइन इन्वर्स के टर्म में कुछ लिख दूँ, तो आपको पता होगा कि एफ इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स बाई लिखा है, तब हम x इक्वल्स टू बाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो 1/2 होते हैं, तो एक वैल्यू पे एक ही देंगे। बट इन जनरल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ तो वो तो मैनी वन होते हैं। तो यदि ऐसा कुछ लिखा होगा कि साइन x इक्वल्स टू साइन बाई, तो हम इसको x इक्वल टू बाई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा होता साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स बाई, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y क्या हो जाएंगे हमारे 1/2 हो जाएंगे। 1/2 के लिए क्या होना चाहिए, 1/1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए। तो फंक्शन x1 इक्वल्स टू x2 निकालने चाहिए बाहर। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 1/1 नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ इसको सिर्फ कन्वर्ट ही करना है मुझे। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम तुरंत, ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, और ये कितना होगा √5, ये थीटा मान लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ से साइन इनवर्स थीटा, मतलब मैं इसको पहले मानता हूँ टेन इनवर्स 1/√2 को मैंने थीटा मान लिया, तो टेन थीटा कितना हो गया, सॉरी 2 था ना, 1/2 था, तो ये 1/2 हो गया। तो फिर मेरे को यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा 1/√5। तो फिर थीटा साइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। मतलब इस बात को मैंने लिखा था पहले थीटा, तो वही थीटा जो है ना वो इसके साइन के फॉर्म में क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√5। तो आपको ये कहानी लिखी हुई है क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इनवर्स फंक्शन है 1/1/2, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये लिखने में x इक्वल टू 1/√5। देयरफॉर आंसर विल बी बी। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ तो आपको पता होगा, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में भी नो कि साइन x इक्वल्स टू साइन y लिखा होता है, तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ, जिसका आर्गूमेंट है कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो मतलब यदि मैं इसको बोलूँ, ये तो एक एंगल है, थीटा है, तो मैं बोलता हूँ थीटा इक्वल्स टू
कॉट इनवर्स एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, कॉट थीटा। तो ट्रायंगल बनाता हूँ, तो यदि ये थीटा है तो एक कॉट थीटा है, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन, तो ये एक्स हो गया वही परपेंडिकुलर एक्स, तो ये कितना निकल के आएगा आपका √1 + x²। ठीक है, तो फिर फाइनली मैं इससे मैं यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं साइन इनवर्स लिख सकता हूँ। ये साइन मतलब साइन के फॉर्म में क्या होगा, साइन थीटा कितना आएगा 1/√1 + x²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स 1/√1 + x²। तो ये कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 + √x²। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, मतलब सर्कुलर फंक्शंस कैसे वाले कि साइन इनवर्स x लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x लिखा है तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। बट अभी क्वेश्चन आ गया है तो फिर मैं इसलिए इसको बोल देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसको डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं √1 + x²। ठीक है, समझे मेरी बात को। बट आगे हमें पढ़ेंगे ये चीज़, सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें साइन इनवर्स एक्स टाइप के, जैसे मतलब पहले बाहर कुछ नहीं है, मतलब बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स एक्स है। दूसरा होता है क्या कि बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन एक्स है। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं होते हैं, 10 के लिए भी होंगे, कॉट के लिए 6 के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप के होंगे। बोल रहा हूँ टी इनवर्स ऑफ टी एक्स एंड टी इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आगे चल के पढ़ेंगे अपन। ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कोई भी यहाँ पे डालोगे तो आपको उस फॉर्म के सर्कुलर फॉर्म निकलते जाएंगे। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया डायरेक्ट ए। ठीक है, तो बस इसको आप क्या लिख सकते हो, ऑप्शन चेक कर लो। इसको लिख सकते हो क्या 1/1 + x² का पावर 1/2, वो 1/2 पावर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किए 10 क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चंस थे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और मैं बोलूँगा कि और क्वेश्चंस आप अच्छे सोर्स जहाँ पे भी आपके पास कोई हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको स्टार्ट कर दीजिए, और मैं यहाँ पे आपको मतलब जितना भी हो सकता सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा दूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।